गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल। गाइज, जो आपकी यूपी टेट सी टेट की जो क्लास चल रही है जिसमें आपको मैं संधि तक पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। आज की जो क्लास है समास की क्लास है। आज मैं आपको समास पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो समास को मैं आपको ऐसा बताऊंगी कि समास लोग पढ़कर डर जाते हैं, अरे कैसे पढ़े, कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे, क्या होता है, क्या पूर्व पद क्या होता है। लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊंगी कि आपको बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आपको अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखना और और पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है ना। लेकिन देखिए गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ये पूछ सकते हैं और बता सकते हैं हमको कि ठीक है। तो आपको जो समाज का जो चैप्टर है, ठीक है, आपको बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी ताकि आपको खुद, और टिप्स तो आप खुद भी आपको मैंने बताया भी है प्रीवियस वीडियो में कैसे निकालते हैं, तो आज बताऊंगी भी और आपको ये भी समझ में आ जाएगा। समाज तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपको ये बताया जाता है, हर एक चैप्टर में मैंने बताया है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पहले क्या आपको समझना होता है, परिभाषा, ठीक है। यहाँ हमें टॉपिक क्या है आपका, समास। तो हमको पढ़ना क्या है, समास। तो हमें पहले ये समझना चाहिए समास का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। पहले हम ये समझेंगे कि समास का अर्थ क्या। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, छोटा करना, कम करना, ठीक है। किसी चीज को, किसी शब्द को संक्षिप्त मतलब छोटा करना, कम करना, उसी को हम क्या कहते हैं, समास। समास का अर्थ ये होता है कम से कम शब्दों में, ठीक है ना, उस चीज का अधिक अर्थ निकालना, ठीक है। कम से कम शब्दों में उसका अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का लक्ष्य होता है। अगर आपसे पूछा जाए समास क्या होता है, तो देखिए यहाँ शब्दों की बात होती है, समास में शब्दों की बात होती है और संधि में क्या होती है, वर्णों की बात होती है। यही अंतर हो जाता है कि सब समास और संधि में क्या है। तो समास शब्दों की बात और संधि में वर्णों की बात, ठीक है ना, आपने पढ़ा भी है। तो यहाँ पे है कि अर्थ क्या, मतलब आपको पदों को छोटा करके उसके अर्थ को प्रकट करना, एक नया रूप देना, वही हो जाता है आपका समास। यही आपकी परिभाषा है। अब देखिए, समास को पहले पहले 4 भागों में ही पढ़ा जाता था, ठीक है ना। पहले जो विद्वान थे, जो पहले राइटर थे, वो लोग 4 भी लिखे थे। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में आपको समास को 6 में भाग में पढ़ा जाता है, क्योंकि पहले जो है विद्वान जो तत्पुरुष समास को में ही द्विगु समास और कर्मधारय समास को जोड़ दिया गया था, उसके भाग बताया गया था, ठीक है ना। तत्पुरुष समास को ही द्विगु समास और कर्मधारय समास का भाग बताया गया था कि तत्पुरुष समास के 2 भाग है, द्विगु समास और कर्मधारय समास, तो इसलिए वो 6 है। लेकिन अब जो है इसको भाग में कर दिया गया, न कि तत्पुरुष समास के इससे आया हुआ बताया गया, लेकिन ये अब ये 6 भाग में हो गया। तो जब भी आपसे पूछेगा समास के कितने भेद होते हैं तो आपको 6 बताना होगा। अब पहले हम 4 पढ़ते थे, अब हम 6 पढ़ते हैं। जो आपको 2 इससे आया हुआ जिसको कहते थे तो उसके भाग बताया था, उसको आप अलग करके हमको तब क्या किया गया है, समास को 6 भाग में पढ़ना है। यानी कि हमको समास कितना पढ़ना है, तो 6 पढ़ना है, ठीक है ना। आपको ये बात याद रखिए, कितना पढ़ना है हमको, 6 पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम द्वंद्व समास पढ़ते हैं। अब आप देखिए, आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले आप कर्मधारय भी पढ़ सकते, बहुब्री भी पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं द्वंद्व समास से, क्योंकि सबसे आसान है और सबसे पहले हम क्या पढ़ते, आसान चीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो समास पढ़ने के पहले देखिए, एग्जाम में आपको पद है तो समास पढ़ने से पहले आपको यह पढ़ना होगा कि पूर्व पद क्या होता है, ठीक है, और फिर उत्तर पद क्या होता है। अब उत्तर पद को हम क्या कहते हैं, गौड़, इसको क्या कहते हैं, प्रमुख, ठीक है। तो पूर्व पद यानी कि देखिए, कभी भी समास होगा तो 2 पद होंगे उसमें, ठीक है ना। बिना 2 पद के एक पद का समास नहीं होगा, उसमें 2 पद होंगे ही होंगे। ये पहली बात आप अच्छे से जान जाइए, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। उसमें जो पूर्व पद हो यानी कि जो पहला होगा पद, वो हो जाएगा पूर्व पद, वो उसी को प्रमुख पद कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो पद, उसको कहते हैं उत्तर पद, ठीक है ना। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी पूछ देता है कि पूर्व पद प्रधान होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पद प्रधान होता है, जब आप समास पढ़ेंगे तो सबके अलग अलग उसमें है
इसके पूर्व पद प्रधान है तो उत्तर पद प्रधान है, किसी क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तो मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि आपको एक बार में ही याद हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ये जानना जो बार बार मैं क्यों पद बता रही हूँ, क्यों आपको देखिए ये पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिला के क्या हो जाता है समासिक पद, इसको पूरा क्या करते हैं समासिक पद, ठीक है ना। और इनको अलग अलग करते उसको हम कहते हैं समास विग्रह। जब इनको अलग कर देंगे पूर्व पद और उत्तर पद तो कहेंगे इसका समास विग्रह। समास विग्रह भी करने को आता है, समास विग्रह भी किया जाता है। लेकिन अगर उसे पूछता है कि पूर्व पद कौन सा है उत्तर पद कौन सा है तो आपको बताएं। अब जैसे उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ, जैसे माता पिता, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम कहते हैं कि कौन सा पूर्व पद है कौन सा उत्तर, साधारण से अगर ये पूछा जाता है कि पूर्व पद कौन सा उत्तर पद, तो आप बताइएगा कि पूर्व पद ये है उत्तर पद ये, यानी कि ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। लेकिन कौन सा प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है कि उत्तर पद प्रधान है, ये उस समास के अंतर्गत आपको देखना होगा तो समास में कौन सा परिभाषा के हिसाब से कौन सा पूर्व पद प्रधान है, ठीक है ना। इसलिए लेकिन बस ये आप समझ लीजिए कि ये पूर्व पद होता है ये उत्तर पद होता है और दोनों मिला के इसी को हम कहते हैं समासिक पद, ठीक है ना। और इसको हम अलग कर देंगे विग्रह कर देंगे, इसी को हम समास विग्रह कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आप समास पहले से भी जानते। देखिए गाइस मैंने ऑलरेडी समास अलंकार सबकी क्लास मैंने बहुत लंबे लंबे उस पर क्लास पे लिया है, लेकिन चूंकि यूपी टेट सीटेट की जो क्लास है इसमें मेरे ट्रिक्स और छोटे छोटे मैं आपको ऐसा बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो दिया है फटाफट उसका आंसर आप दे लीजिए, इसलिए क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से समझा के पढ़ाया जा चुका है और यहाँ भी मैं अच्छे से समझा ही पढ़ा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको उस ट्रिक और उससे बताया जाएगा ताकि एग्जाम के लेवल से यहाँ बताया जा रहा है क्या मतलब, ठीक है ना। और बाकी जो है इसके पहले मैं समास का वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते देखिए, अब मैंने बताया था कि तत्पुरुष समास से क्या लिया गया द्विगु समास कर्मधारय से जैसा कि पहले था, अब इसको भागों में कर दिया 6 भाग हो गए। सबसे पहले हम द्वंद्व समास पढ़ते हैं। अब द्वंद्व से मतलब क्या होता है झगड़ा, इस तरह भी समझ सकते हैं, एक दूसरे के पूरक होना, ठीक है ना, किसी के बिना किसी का काम नहीं चलता है। जैसे देखिए इसमें दोनों पद प्रधान होता है, यानी कि आपके जो दोनों पद हैं कहाँ गया, जैसे मान लिया माता पिता, इसमें कहा गया है कि आपके दोनों पद प्रधान है। तो ये बताइए न माता के बिना काम चल सकता है न पिता के बिना काम चल सकता है, ये हमारे जीवन में दोनों की प्रधानता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया इसमें दोनों पद प्रधान है। अब आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको ये नहीं समझ में आएगा कि किसमें दोनों पद है, तो आप ये सोच लीजिएगा कि द्वंद्व, ठीक है, यानी कि द जब आया है दो तो समझ लीजिएगा कि दोनों पद की बात है। ये थोड़ा सा ट्रिक अपने समझने के लिए है कि जब द्वंद्व समास की जब बात आएगी तो ये दिमाग लगा रही दोनों में द है, इसका मतलब दोनों पद प्रधान है। अगर ये पूछता है कि कौन सा पद प्रधान है, ठीक है ना, पूर्व पद प्रधान है कि उत्तर पद, तब देखिए तो आप इस तरह से करिए। लेकिन देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आप क्या करेंगे द्वंद्व समास, ठीक है। किस समास में पूर्व पद उत्तर पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास। देखिए चीज वही है लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। जब आपको ये पता रहेगा कि कौन सा पूर्व पद है कौन सा उत्तर पद है तो आप समझ जाएंगे कि पूर्व पद उत्तर पद दोनों की प्रधानता की बात हो रही है। और जब ये पूछेगा कि पूर्व पद और उत्तर पद कौन प्रधान है तो भी आप समझ जाएंगे कि ये दोनों प्रधानता की बात हो रही है। तो द्वंद्व समास ऐसा समास है जिसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं, यानी कि उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना, जिसके बिना एक का काम नहीं चलना। जैसे देखिए ठीक है, इसमें जब इसका विग्रह करेंगे, ये ट्रिक्स आप निकालिएंगे, जब इसका विग्रह समास विग्रह करेंगे या तो और आएगा या अथवा या एवं, ठीक है ना। देखिए जैसे उदाहरण में देखिए रात दिन, अब इसका हम जब विग्रह करेंगे यानी कि इसको बड़ा करेंगे जब, तो क्या बोलेंगे रात और दिन, क्या लिखेंगे जब आप बोलते हैं ना रात और दिन, ठीक है। जैसे अब इसका मैंने विग्रह कर दिया, इसमें क्या लिखा रात और दिन, ठीक है ना। इसमें जब ऐसे हम ना यहाँ पे कोई लोप है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जब दिन के बिना रात का के बिना काम नहीं चला, रात के बिना दिन करें
मतलब हमको दिन भी जरूरत है और रात की भी जरूरत है, ठीक है ना। हमें दोनों की प्रधानता चाहिए है। तो यानी कि एक दूसरे के पूरक होना, मतलब एक दूसरे के पूरक होना। भाई दिन के पूरक रात, रात के पूरक दिन, तो एक दूसरे की प्रधानता ही है। मतलब बहन भी जरूरी, भाई भी जरूरी, ठीक है ना। तो न भाई का काम बहन के बिना नहीं चल सकता, बहन का काम भाई के बिना नहीं। तो वही एक दूसरे के पूरक होना, इसीलिए इसमें दोनों की प्रधानता दी गई है। जब भी आपको इस तरह का पद दिखाई देगा कि दोनों की प्रधानता दिखाई देगी, आपको दोनों की महत्व दिखाई देगा, तो आप समझ जाइएगा ये द्वंद्व समास है, ठीक है ना। और द्वंद्व से मतलब जैसे कहने का मतलब कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चलना, पिता के बिना काम नहीं चलना, माता के बिना भी नहीं काम चलना, एक दूसरे दोनों की जरूरत है, यानी कि दोनों पद की प्रधानता है यहाँ पे। ये आपको बात समझ में आ गई। और अगर इसको हम इस तरह से विग्रह करके देखते हैं तो जहां विग्रह करने में क्या आएगा, और अथवा या एवं, जैसे रात और दिन, भाई और बहन, माता और पिता, सुख और दुख, गंगा अथवा यमुना, ठीक है ना, गंगा यमुना, ऐसे करके ये थे आपके द्वंद्व समास। आप बताइए आपको यहाँ आपको पहचानने में क्या दिक्कत होगी, आपको क्या पहचानने में दिक्कत होगी कि आपको पद नहीं पहचान पाएंगे। तो पद मैंने बता दिया कि इसमें से पहला पद जो होता है पूर्व पद होता है, दूसरा होता है उत्तर पद। पद तो आप पहचान गए, पूर्व पद उत्तर पद। अगर प्रश्न में ये पूछ देता है कि दोनों पद प्रधान है, तो आप समझ जाएंगे ना, दोनों पद का मतलब यानी पूर्व पद उत्तर पद की बात हो गई। अगर ये पूछता है कि पूर्व पद उत्तर पद प्रधान, एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं दे रही हूँ, अगर ये पूछ देता है कि उत्तर पद प्रधान है, तो आप क्या करेंगे, दिन प्रधान करें। लेकिन जब यहाँ पूछता है कि पूर्व पद उत्तर पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास, ठीक है। अगर आपको ये पूछता है कि दोनों पद प्रधान है, तो भी आपका द्वंद्व समास, ठीक है। उसके अलावा आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, फिर जो आपके जो पद दिए रहेंगे उसका विग्रह करिएगा। विग्रह करने में जो ट्रिक है, और अथवा या एवं, ये एक समझने की बात है, ठीक है ना। दूसरी बात है, आपको ये भी होना चाहिए पहचान के लिए, या तो देखिए संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए पहचान के लिए, संज्ञा सर्वनाम क्रिया होना चाहिए। देखिए भाई बहन संज्ञा है कि नहीं है, ठीक है, माता पिता संज्ञा है, ठीक है, सर्वनाम या क्रिया, यानी कि इन तीनों में से कोई ना कोई होना चाहिए। ये आपकी इस तरह से पहचान के लिए बताया गया है कि संज्ञा सर्वनाम या क्रिया होना चाहिए। दूसरा आपका ट्रिक है, और अथवा या एवं होना चाहिए। दूसरा आप ये भी समझ लीजिएगा कि जो भी पद दिया रहेगा एक दूसरे के बिना नहीं काम चलेगा, तो दोनों की प्रधानता में जरूरी है, इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ये था आपका द्वंद्व समास। चलिए गाइस, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, द्वंद्व समास। अब हम पढ़ते हैं द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। देखिए ये जो क्लास आपकी यूपी टेट सी टेट की जो ली जा रही है, जिसमें आपको एक एक चीज, एक एक चैप्टर जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, वो वही चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ाया जाता है। ऑलरेडी हर एक चैप्टर का, ठीक है, सेपरेट वीडियो बनाया जा चुका है, ठीक है ना। जैसे समास, अलंकार, मैं सबका वीडियो बना चुकी हूँ। लेकिन आपकी क्लास अलग से सिर्फ उसी सीरीज की ली जा रही है, जैसे यूपी टेट सी टेट की, तो उसमें जो जो सिलेबस में है वही वही पढ़ाया जा रहा है। तो उसको आपको जैसे क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से ही बताया जा रहा है, ट्रिक के साथ, शॉर्ट तरीके से, ताकि समझिए, ताकि आप उसको आसानी से कर सकें। डिटेल में तो आपको मैं आज पढ़ा ही रही हूँ, पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ये समझने के लिए, लेकिन आपको उस तरीके से बताया जा रहा है कि एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए काफी फायदा होगा। चलिए द्विगु समास। अब द्वंद्व समास तो आपने पढ़ चुके हैं। अब द्वंद्व समास में आपने क्या पढ़ा कि दोनों पद की प्रधानता बताई गई थी, और अथवा से क्या, या से आपको इसका विग्रह करने के लिए बताया गया। पहचान में बताया गया या तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया होना ही चाहिए, ये भी बताया गया। दूसरी बात मैंने ये भी बताया कि वो एक दूसरे के बिना नहीं काम चले, एक दूसरे के पूरक होंगे ही होंगे। जैसे माता पिता है तो भाई पिता के बिना भी काम नहीं चलना, माता के बिना भी, तो द्वंद्व यानी कि हमको दोनों पदों की प्रधानता बताए हैं आपको। और आपको ये भी बताया जा चुका है कि पूर्व पद क्या, उत्तर पद क्या, क्योंकि इसके बिना तो आपको समास में काम चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि द्विगु समास में, इस समास में यानी कि पहला शब्द यानी कि आपका पूर्व पद, इसमें दिया गया है पहला शब्द यानी कि इसे कर लीजिएगा पूर्व पद,
क्योंकि हम आपको यहाँ पहला शब्द देख रहे हैं, एग्जाम में पूर्व पद उत्तर पद या आपको पूर्व पद या गौड़ पद से ही पूछता है, ठीक है ना। संख्यावाची हुआ या विशेषण, संख्यावाची विशेषण होता है, मतलब जो पहला पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, वो विशेषण होता है, संख्यावाची विशेषण होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या है, अब द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है, और इसमें जो होता है दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है ना। तो दूसरा पद होता है इसमें प्रधान होता है। जैसे देखिए यहाँ पे है नौ रात, उदाहरण दिया है नौ रात, तो रात्र जो है ये आपका क्या है, वो प्रधानता दी गई है, ठीक है। रात्र प्रधान, उत्तर पद प्रधान है, लेकिन ये नौ जो है यानी कि पहला पूर्व पद क्या है, संख्यावाची। इसकी जो विशेषता भी बता रही है, नौ रातों का समूह, ठीक है, नौ रात्र, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इसकी ये विशेषता विशेष बता दी, तो भाई ये विशेषण हो गया ये एक तरह से, क्योंकि आपने और ये समझने से अच्छा ये समझ लीजिए कि पूर्व पद हमेशा संख्यावाची होगा तो वो द्विगु समास होगा। आंख बंद करके जब भी आपने देख लीजिएगा कि पूर्व पद संख्यावाची होगा तो आपका क्या होगा, वो द्विगु समास होगा, और उसका उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है। जैसे रात्र है, ये प्रधानता है भाई रात्र के, तो नौ रात्र की बात है, नौ रातों का समूह, ठीक है। यहाँ पंचवटी, पांच वटी है, तो क्या है बट, तो ये है इसकी संख्यावाची है, ये हो गया। दोपहर यानी कि दोपहर का क्या है, दोपहर, दो, ठीक है ना, ये भी हो गया। चौमासा, ठीक है, 4 मास के बाद 4 मासा, तो यहाँ यानी कि जब आपको हमेशा देखिएगा जब पूर्व पद होगा संख्यावाची होगा तो हमेशा याद रखिएगा वो द्विगु समास होगा, और उसके साथ ये जान लीजिएगा कि उत्तर पद उसकी प्रधानता दे, मतलब इसकी प्रधानता देखिए ना, रात्र कैसे है, 9 यानी कि 9 रात्रि की बात हो गई। वटी क्या पंचवटी, ठीक है। हर है दोपहर, हर नहीं पहर, तो कैसा पहर, ठीक है ना, तो दोपहर यानी कि दोपहर का दोपहर। मास कौन कैसा मास है, चौमासा, 4 मास का मास, तो ये हो गया आपका, यानी कि यहाँ उत्तर पद की प्रधानता तो दी गई है, साथ में ये बात याद रखिएगा कि पूर्व पद इसका संख्यावाची है। आपको तुरंत इसीलिए बहुब्रीहि समास पढ़ाया जा रहा है, इससे थोड़ा सा मिलता जुलता भी है, ठीक है ना। और आपको समझ इसमें देखिए कोई भी पद प्रधान नहीं है। आपने अभी तक पढ़ा कि द्वंद्व समास में दोनों पद, पूर्व पद उत्तर पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद द्विगु समास में आपने क्या पढ़ा कि उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संख्यावाचित। बहुब्रीहि समास इन सब से हटकर अलग क्या होगा, इसमें ना पूर्व पद प्रधान होगा ना उत्तर पद प्रधान होगा, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होगा। अब आप ये सोचेंगे अरे बाप रे कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा पद प्रधान, तो बस याद मैंने द्वंद्व समास में बताया ना, द से समझ लीजिएगा दोनों पद प्रधान, ठीक है ना। और उसमें मैंने बताया भी आपको एक दूसरे के पूरक, दोनों के एक दूसरे की प्रधानता, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलने वाला, तो हो गई। इसमें क्या है सबसे अच्छा पहला पद देख लीजिएगा कि संख्यावाची है तो हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में ये देख लीजिएगा दोनों ही क्या है आपकी प्रधानता, कोई तीसरा पद जो होगा वो होगा आपकी प्रधानता दे। और इसमें एक ट्रिक और देख लीजिएगा सबसे अच्छा है, इसमें किसी न किसी भगवान का नाम दिया ही रहता है, ठीक है ना। ये और किसी भी तरीके ये पारिवाची होता है, ठीक है। ये जो शब्द आता है आपके एग्जाम में, तो ये जो शब्द रहेगा हमेशा पारिवाची रहता है, ठीक है। और किसी न किसी भगवान के नाम, जब भी भगवान का नाम दिया रहेगा या देवी और देवता का नाम, तो समझ अधिकांश 100 में 90% तो वो आपका बहुब्रीहि समास होता ही है। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास दिया रहेगा तो बहुब्रीहि समास होगा। ये भी एक ट्रिक है आपकी। दूसरा ट्रिक ये भी है कि मतलब देवी देवता का नाम हुआ तो 100% अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो समझ जाइएगा बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है ना। और उसमें क्या होगा, जब उसका आप विग्रह करेंगे तो दोनों की प्रधानता नहीं एक अलग अर्थ निकलेगा, ठीक है ना। जैसे उदाहरण समझिए कंठ और नील, नील क्या है, कंठ की विशेषता बताई गई है, ठीक है ना। तो नीला है कंठ जिसका, तो किसका नीला है कंठ जिसका, शिव, तो एक अलग विशेषता एक अलग अर्थ निकला, ठीक है ना। यहाँ कंठ नीला है तो क्या है, नीला है कंठ जिसका, शिव, तो यहाँ पे एक अलग तीसरा पद प्रधान हो गया, एक अलग शब्द प्रधान हो गया, वहां बहुब्रीहि समास होगा। पंचानन, पंच है आनंद जिसका, शिव, उन्हीं को कहते हैं।
देखिए यहाँ पे भी सब भगवान की बात आ रही है। गजानन, गज है आनंद जिसका, गणेश जी को कहते हैं। लंबोदर जिसका उदर है, लंबोदर बड़ा, तो गणेश जी को, ठीक है ना। तो ये देखिए, आपको देखेंगे जब भी आपने कभी देखा होगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप देखेंगे तो आप हमेशा देखिए भगवान के नाम पे ही रहता है, तो बहुब्रीहि समास होता ही होता है, ठीक है। इस ये ट्रिक से आप भी पहचान जाएंगे। एक आपको अच्छा सा ट्रिक भी मैंने बता दिया। दूसरा, अब ये देखिए, आप ये सोचेंगे यहाँ 9 पंच इस तरह से यहाँ पे है, तो इसमें ये कंफ्यूजन है। यहाँ पे जो है, यहाँ पंच, यहाँ 5 से, यहाँ किसी की व्यक्ति की बात है। यहाँ पे क्या है आपका, किसी तीसरे की, मतलब दोनों पद की प्रधानता नहीं, तीसरे की बात। और यहाँ पे क्या है, संख्या की बात है। जब संख्या की बात होगी तो द्विगु समास हो जाएगा। और जहाँ पे के दोनों का अर्थ ना हो, अलग अर्थ, कोई अलग अर्थ निकलता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास में एक तरह का पर्यायवाची भी, जैसे ये पंचानन, इसका क्या परिचय, पंच है आनंद जिसका, ठीक है। गजानन ये शब्द है, गज है आनंद जिसका, ये हो जाता है आपका बहुब्रीहि। और एक चीज और, जब भी 31, 21, 62 कुछ इस तरह का संख्या भी दिया रहता है, तो भी ये बहुब्रीहि समास में आता है, ठीक है ना। 30, 1, 31, 20, 1, 21, इस तरह से, मतलब हिंदी बता रहे हैं, जब 30+1 ऐसे, चूंकि हिंदी है तो हिंदी भी बताना है, तो इस तरह से भी जो शब्द आपके नंबर आते हैं, वो भी आपके बहुब्रीहि समास में थे। आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ये जो नंबर है तो हम कहीं ऐसा तो नहीं द्विगु समास में आएगा, क्योंकि आप जो नंबर की बात आई है तो आप समझ जाएंगे कि द्विगु समास नहीं, जब भी इस तरह के नंबर की बात आएगी तो ये बहुब्रीहि समास में आएगा। तो गाइस, मैंने आपको परिभाषा के साथ द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए। एग्जाम के से आपको बहुत ही फायदा होगा और मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें से कुछ भी आपको पसंद आता है, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।